Hello, very good morning, dear students. I take immense pleasure to start today with the halogen family. Halogen family जो है वो periodic table का 17 ग्रुप है. इसके जो चीफ मेंबर्स हैं फुलरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टार्टिन है. ये जो नाम हेलोजन है वो ग्रीक वर्ड हेलो से आया है जिसका मतलब है सी सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स. तो ये सॉल्ट्स जो हैं वो सी के अंदर इनिशियली फाइंड आउट किया गया था कि ये प्रोड्यूस करते हैं. तो इनका नाम इसलिए हेलोजन रखा गया. फुलरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और इसको सुपर हेलोजन कहा जाता है. ऑकरेंस आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं. पहले फुलरीन की ऑकरेंस के बारे में बताया हुआ है. फुलरीन जो है अर्थ की क्रस्ट में 0.07% है और ये फ्लोरोस्पार, कैल्शियम फ्लोराइड, क्रायोलाइट, NaAl3AF6 और इसके अलावा फ्लोरोएपेटाइट एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लोराइड जो है वो भी अर्थ में फाइंड आउट किए जाते हैं. ठीक है. क्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा अबंडेंट हैलोजन है और ये क्लोराइड की फॉर्म में अर्थ की क्रस्ट में फाइंड आउट किया जाता है. जो मेजर सोर्स है क्लोरीन का वो है सी वाटर, सॉल्ट वेल्स एंड सॉल्ट बेड्स. और सॉल्ट बेड्स में ये सोडियम क्लोराइड, कार्नेलाइट और कैल्शियम क्लोराइड की फॉर्म में फाइंड आउट किया जाता है. ब्रोमीन जो है वो बी अर्थ की क्रस्ट में बहुत ही कम परसेंटेज में फाइंड आउट किया जाता है. 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴% ओनली. और ये सी वाटर में भी और इसके अलावा सॉल्ट लेक्स में ब्रोमाइड्स ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल की फॉर्म में फाइंड आउट किया जाता है. आयोडीन आयोडाइड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इसके अलावा सोडियम आयोडेट की फॉर्म में भी फाइंड आउट किया जाता है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP5 है. मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इसमें वो कितने हैं? 7 है. इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 7 है. एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हैलोजेंस जो हैं पीरियोडिक टेबल में इनका एटॉमिक रेडियस सबसे छोटा होता है क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे नोबल गैसेस से पहले प्रेजेंट होते हैं. और इनके एटॉमिक साइज़ जो है सबसे छोटे होते हैं क्योंकि लेफ़्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जब मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज़ जो है वो डिक्रीज़ करते हैं. लेकिन जब ऊपर से नीचे जाते हैं मतलब फुलरीन से क्लोरीन से ब्रोमीन से आयोडीन पे तो हर फैमिली में ये चीज़ बता चुका हूँ. तो एक एक शेल बढ़ता है तो एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज करता है. आयनाइजेशन एंथैल्पी हैलोजेंस की नोबल गैसेस से कम है लेकिन अदरवाइज पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होती है. पर नोबल गैसेस की तो फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती हैं तो इसलिए उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी तो सबसे ज़्यादा होगी. लेकिन हैलोजेंस भी अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करते. इसलिए लूज़ करने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो आपको ऑक्सीजन फैमिली में भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बताया कि जब हम किसी न्यूट्रल गैसियस एटम में बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऊपर से नीचे जाएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज़ करेगा. इलेक्ट्रॉन ऐड करने की टेंडेंसी जो है वो डिक्रीज़ करती जाएगी. तो उसके हिसाब से फुलरीन को सबसे ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहिए और सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करनी चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं है. क्लोरीन जो एनर्जी रिलीज़ कर रहा है वो -349 किलो जूल है. फुलरीन उससे थोड़ी कम रिलीज़ कर रहा है. ब्रोमीन और कम रिलीज़ कर रहा है. आयोडीन और कम. क्योंकि जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो ये जो एनर्जी रिलीज़ होने का साइन नेगेटिव होता है तो जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो कम होती है.
लेकिन एक एक्सेप्शन आ गई कि फुलरीन कम एनर्जी रिलीज़ करता है क्लोरीन के कंपैरेटिवली। उसका रीज़न ये है, फुलरीन जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p5 है। तो ये इसमें सिर्फ 2 ही शेल होते हैं, के और एल शेल। तो के शेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन हैं और एल शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये जो 2p सब शेल है, ये 1s2 फुली फिल्ड है, 2s2 फुली फिल्ड है, 2p5 जो है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हम बाहर से ऐड कर सकते हैं। पर ये जो 2p है, ये बहुत ही कम्पैक्ट है। इतना ज़्यादा कम्पैक्ट और इतना ज़्यादा छोटा है कि जब आप बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को 2p5 के इलेक्ट्रॉन बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए बाहर से एनर्जी सप्लाई भी करनी पड़ती है। तो एज़ अ रिज़ल्ट एनर्जी जो कि आप सप्लाई भी करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है, लेकिन जो सप्लाई की है उसको भी तो कंसिडर करना है। तो इसलिए फुलरीन जो है वो क्लोरीन के कंपैरेटिवली कम एनर्जी रिलीज़ करता है। +1 में हम पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होती है। इनफैक्ट फुलरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पॉलिंग स्केल पे फुलरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है। ये इसके छोटे साइज़ की वजह से होती है। जितना छोटा साइज़ होता है उतनी ही टेंडेंसी होती है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सो हैलोजन जो हैं सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं पीरियोडिक टेबल में। एटॉमिसिटी की बात करें तो ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि X2। X2 का मतलब Cl2, F2, Br2, I2। तो ये डायटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है हैलोजन्स जो हैं वो आपस में वीक वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्टेड होते हैं। तो लेकिन वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूलर साइज पे डिपेंड करती है। तो जब आप फुलरीन से क्लोरीन पे जाओगे तो साइज़ बढ़ेगा। जब साइज़ बढ़ता है तो वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज़ करती हैं। तो जब वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ करती हैं तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। तो फ्लोरीन में चूँकि वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे वीकेस्ट हैं छोटे साइज़ की वजह से, फ्लोरीन गैस की फॉर्म में है और क्लोरीन भी गैस की फॉर्म में है। तो जब ब्रोमीन और आयोडीन पे जाते हैं तो वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज़ करती हैं। तो इसलिए ब्रोमीन लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे, और आयोडीन जो है वो सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। नॉन मेटेलिक करैक्टर की बात करें तो हैलोजन फैमिली के मेंबर जो हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं, लेकिन जब ऊपर से नीचे जाएं, ऊपर से नीचे मतलब हैलोजन की फैमिली में फुलरीन से क्लोरीन से ब्रोमीन से आयोडीन पे, तो मैंने पहले आपको पीरियोडिक टेबल का चार्ट बता दिया था। तो फुलरीन से क्लोरीन से ब्रोमीन से आयोडीन पे जाएं तो मेटेलिक करैक्टर जो है वो इंक्रीज़ करता है। हर नॉन मेटेलिक फैमिली में, चाहे वो मेटेलिक फैमिली हो चाहे नॉन मेटेलिक फैमिली हो, जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करता है। इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी जो है वो इंक्रीज़ करती है। तो इसलिए मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज़ करता है। तो इसलिए चाहे हैलोजन नॉन मेटल की फैमिली है, लेकिन उसके बावजूद भी, लेकिन जब जब आप फ्लोरीन से क्लोरीन से ब्रोमीन से आयोडीन पे जाते हैं, तो आयोडीन इतने बड़े साइज़ का हो जाता है कि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, मतलब वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है। और एस्टॉटिन तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, लेकिन वो है ही मेटल की फॉर्म में। ठीक है बच्चा। इंथैल्पी ऑफ और आयोडीन के बारे में बताया भी हुआ है कि आयोडीन ICl और ICl3 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो I+ और I3+
यानी कि ये 1 और 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके ये वाले कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड जो है वो बना सकता है, अपना मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो शो करता है। एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन की बात करें तो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन का मतलब है कि कैसे इनके बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक करता है। अब जो फ्लोरीन है उसके बीच में बॉन्ड सबसे छोटा है, तो इसको ब्रेक करने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। क्लोरीन है तो वहाँ पे बॉन्ड का साइज़ बड़ा हो गया, उसको ब्रेक करना आसान है। ब्रोमीन को ब्रेक करना और आसान है, और आयोडीन के बॉन्ड को ब्रेक करना और भी आसान है। तो फ्लोरीन के बॉन्ड को ब्रेक करना सबसे मुश्किल है। लेकिन लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोरीन की इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन सबसे ज़्यादा है, फिर ब्रोमीन की, और फ्लोरीन की डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो बहुत ही कम है। अब इसका रीज़न बताना पड़ेगा। फ्लोरीन जो कि बहुत छोटे साइज़ के एटम हैं, तो यहाँ पे जो इनके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्योंकि ये छोटे हैं तो फ्लोरीन एक दूसरे के पास हैं, दो फ्लोरीन एटम एक दूसरे के पास हैं, तो इनके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को इतना रिपेल करते हैं कि ये बॉन्ड लंबा हो जाता है, तो इसलिए इसको ब्रेक करना आसान हो जाता है। इसलिए फ्लोरीन की बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी जो है वो क्लोरीन और ब्रोमीन के कंपैरेटिवली कम है। क्लियर है? अगर हम कलर की बात करें तो यहाँ पे क्लियरली बताया हुआ है कि फ्लोरीन पेल येलो कलर का है, और ये गैस की फॉर्म में क्लोरीन ग्रीनिश येलो गैस है, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन लिक्विड है, और आयोडीन डीप वॉयलेट सॉलिड है। ये सॉलिड होता है, ये लिक्विड होता है, ये गैस है, ये भी गैस है। तो सारे हैलोजन्स के कलर डिफरेंट हैं। उसका रीज़न है कि इनके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए डिफरेंट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। जैसे फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एक्साइटेशन एनर्जी चाहिए। तो इसलिए जो फ्लोरीन है, वॉयलेट लाइट को, जिसकी एक्साइटेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, और वो येलो कलर का अपीयर होता है। और आयोडीन के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए सबसे कम एक्साइटेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसलिए आयोडीन जो है एब्जॉर्ब करता है येलो और ग्रीन लाइट को, जो कि लोअर एक्साइटेशन एनर्जी के कलर्स हैं, और ये डीप वॉयलेट कलर को एमिट करता है। ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर हो गया। तो इसी तरह से क्लोरीन और ब्रोमीन के कलर को हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। मतलब इनके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो है हैलोजन का कलर कौन सा होगा। तो हर हैलोजन का कलर जो है वह डिफरेंट होगा। फ्लोरीन और क्लोरीन सॉल्युबिलिटी की बात करें तो फ्लोरीन और क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। ब्रोमीन और आयोडीन जो है वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल हैं, पर क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, हेक्सेन एटसेट्रा में ये सॉल्युबल हैं, और उनके कलर्ड सॉल्यूशंस देते हैं, ब्रोमीन और आयोडीन। नेचर ऑफ बॉन्ड, अगर तो हैलोजन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो डेफिनेटली आयनिक बॉन्ड बनेगा। जैसे क्लोरीन जो है सोडियम के साथ कंबाइन करता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है। सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो ये कौन सा कंपाउंड हो गया, आयनिक कंपाउंड हो गया। अगर दो हैलोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो ये कोवलेंट मॉलिक्यूल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है कि हैलोजन हाइड्रोजन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, और ये कोवलेंट कंपाउंड जो है बना रहा है। ठीक है। बाकी फ्लोरीन तो आयनिक कंपाउंड ही बनाएगा, बिकॉज फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी periodic टेबल में सबसे ज़्यादा है, तो ये डेफिनेटली आयनिक कंपाउंड ही बनाएगा। So whereas oxidation state is concerned,
फुलरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 रहती है और कुलरीन की -1 +1 +3 +5 +7 और ब्रोमीन आयोडीन की भी ऐसे ही है -1 +1 +3 +5 +7। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे ये आपको ये दिखाना पड़ेगा जैसे मैंने ऑक्सीजन फैमिली में आपको दिखाया था। तो जैसे हमने ऑक्सीजन फैमिली में ये देखा था, तो ऑक्सीजन फैमिली की तरह ही ये फ्लोरीन के लिए है और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के लिए है। लेकिन ये सिर्फ क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के लिए है। तो देखते हैं फ्लोरीन, अगर इसको हम फ्लोरीन कंसिडर कर लें तो इसकी NS में 2 इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और आउटरमोस्ट p ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो फ्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन गेन ही करेगा बिकॉज ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, इसलिए सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है -1 तो सारे हैलोजेंस की रहेगी। लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो हैं वो इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर सकते हैं, इसलिए उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +1 भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हमने पहला चार्ट एक्सप्लेन किया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के लिए। लेकिन ये जो है सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के लिए है। तो अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये इन जनरल दी हुई है। अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके डी ऑर्बिटल में चला जाए, क्योंकि फ्लोरीन के पास तो डी ऑर्बिटल नहीं होता, तो लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के पास तो डी ऑर्बिटल होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ गया। अब हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। इसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहा जाता है। तो ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है ये 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपने बॉन्डिंग में यूज़ करते हैं, इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +3 हो गई। अगर शेयर करें तब भी इसे +3 ही कहते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन भी np ऑर्बिटल का जंप करके एक्साइट होके यहाँ चला जाए, इसे सेकंड एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं। शेयर करेंगे तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +5 हो जाएगी। अब s ऑर्बिटल में अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये भी एक्साइटेड स्टेट में और nd ऑर्बिटल में यानी कि खाली d ऑर्बिटल में चला जाता है तो ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट होगी। हम तो हैलोजन के पास यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के पास 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपने 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यूज़ कर सकते हैं। तो अगर ये अपने 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यूज़ कर सकते हैं तो डेफिनेटली इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? +7 हो जाएगी। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। सो स्ट्रिक्टली फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1, +1, +3, +5, +7 हो सकती है। ठीक, और क्योंकि इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के पास, फ्लोरीन के पास नहीं होते, तो इसलिए इसकी सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -1। गॉट इट? मोर ओवर एक दुनिया में ऐसा मॉलिक्यूल है हाइपोफ्लोरस एसिड HOF, जहाँ पे फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। यहाँ बताई नहीं क्योंकि ये जो हाइपोफ्लोरस एसिड है ये हाईली अनस्टेबल है। ठीक है, लेकिन मेंशन यहाँ पे कर दिया। आई एम श्योर कि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पता चल गया होगा। ठीक है बच्चा, तो अब हम इनकी केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। तो आप इसको वीडियो को यहाँ पे पॉज लेके एक बार देख लो कि आपको समझ लग गई है। फिर
आप आगे सुनना शुरू। आगे चलते हुए हम बताना चाहेंगे कि जितने भी हैलोजेंस होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। उसके दो कारण होते हैं। पहला, इनको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी इनके बीच में जो बॉन्ड है, मतलब एक्स और एक्स हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसे ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कम चाहिए एज़ कम्पेयर टू H2O2 N2 के कंपेरेटिवली। तो अगर ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली हैलोजेंस हाईली रिएक्टिव हो जाएंगे। और दूसरा रीज़न है इनकी हाई टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड रिलीज एनर्जी। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इन थैलेपीज़ यानी इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन रिलीज़ करता है? हैलोजेंस रिलीज़ करते हैं। तो ये हैलोजन जो है आगे चल के आएगा, मेटल के साथ भी रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल के साथ भी जो है ये रिएक्ट करते हैं। लेकिन ऊपर से नीचे जाते हुए F2 से I2 की तरफ जाते हुए ये रिएक्टिविटी में जो है वो अ, थोड़ी डिक्रीज़ फाइंड आउट किया गया है। ठीक है? क्योंकि ऊपर से नीचे जाते हुए इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, मतलब कि जो एनर्जी रिलीज़ करते हैं वो उतनी नहीं रिलीज़ करते जितनी कि क्लोरीन और फ्लोरीन रिलीज़ करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करें तो ये इनकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। जैसे ये F2 है, अगर ये किसी 2x नेगेटिव यानी कि 2 क्लोराइड, 2 ब्रोमाइड, 2 आयोडाइड के साथ कंबाइन कर जाए तो ये उसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, 2f नेगेटिव बन जाएगा और 2x नेगेटिव को x2 बना देगा। यानी कि अगर यहाँ पे Cl नेगेटिव था तो Cl2 बन जाएगा, अगर 2Br नेगेटिव था तो Br2 बन जाएगा, 2I नेगेटिव था तो I2 बन जाएगा। इससे क्या पता चलता है कि फ्लोरीन जो है सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसी तरह से क्लोरीन जो है ब्रोमाइड और आयोडाइड को, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ब्रोमाइड और आयोडाइड को ब्रोमीन और आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर देगा और जो ब्रोमीन है वो सिर्फ आयोडाइड को ही ऑक्सीडाइज कर पाएगा और खुद इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है? तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़े थे, सेम के सेम ऐसे ही। फुलरीन इलेक्ट्रॉन गेन करने पे जो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 2.87 वोल्ट है, जिससे ये शो होता है कि फुलरीन जो है सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और आयोडीन जो है वो कंपेरेटिवली वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर फुलरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो कन्वर्सली ये वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सिमिलरली आयोडीन अगर वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हैलोजेंस के बीच में तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। ठीक है? ये नेक्स्ट लिखा हुआ है। उसके अलावा ये दे हैव टेंडेंसी टू रिएक्ट विद वाटर। फुलरीन वाटर के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन गैस को लिबरेट करती है और ओजोन गैस को भी लिबरेट करती है। लेकिन जो क्लोरीन और ब्रोमीन है ये उनके हैलोजन एसिड और उनके हाइपोहेलस एसिड बनाते हैं। जैसे क्लोरीन रिएक्ट करके वाटर के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड और हाइपोक्लोरस एसिड प्रोड्यूस करते हैं और ब्रोमीन हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइपोब्रोमोस एसिड प्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रोजन के टूवर्ड्स रिएक्टिविटी का ऐसा है कि हैलोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 2HX बनाते हैं, यानी कि हैलोजन एसिड बनाते हैं। ठीक है? और फुलरीन तो हाइड्रोजन के साथ वायलेंटली रिएक्ट कर जाती हैं इवन इन डार्क, अंधेरे में भी। क्लोरीन जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है डिफ्यूज्ड सनलाइट में, मतलब कि थोड़ी सनलाइट होनी चाहिए। और ब्रोमीन तो हाइड्रोजन के साथ सिर्फ
हीट करने पे रिएक्ट करती है, और आयोडीन हाइड्रोजन के साथ सिर्फ और सिर्फ हीट करने हैं जब हाइड्रोजन और आयोडीन को प्लेटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, सिर्फ तभी ही ये 2HI बनाते हैं। यानी कि H2 + I2 हीट भी कर रहे हैं, प्लेटिनम कैटलिस्ट भी यूज़ कर रहे हैं, तभी 2HI बन जाएगा। लेकिन फ्लोरीन तो ये रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ डार्क में भी कर लेती है, और क्लोरीन जो है डिफ्यूज सनलाइट में करती है। क्लियर है बच्चे? प्रिपरेशन हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, इनके अल्कली और अल्काइन अर्थ मेटल के हैलाइड से सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन से HF और HCl को प्रिपेयर किया जाता है। लेकिन HBr और HI को इसी मेथड से अगर हम प्रिपेयर करें, जैसे ये NaCl और H2SO4 है, तो अगर मैं कहूँ कि मैं NaCl की जगह NaBr ले लूँ, मैंने NaBr ले लिया और H2SO4 ले लिया, तो जैसे NaCl और CaF2 लिया था तो HCl और HF मिले थे, तो NaBr के साथ भी तो HBr मिलना चाहिए, लेकिन हमें क्या मिलता है? ब्रोमीन गैस मिल जाती है। उसका कारण है कि HBr मिलता है, लेकिन ये HBr इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है कि ये अपने आप को ब्रोमीन में कन्वर्ट कर लेता है, या आप कह सकते हैं कि ये सल्फ्यूरिक एसिड को सल्फर डाइऑक्साइड में रिड्यूस कर देता है, और खुद HBr जो है उसकी ऑक्सीडेशन जो है ब्रोमीन में हो जाती है। सिमिलरली अगर NaBr की जगह Na और H2SO4 ले लें तो भी हमें यही रिएक्शन मिलेगा जो यहाँ पे था, क्योंकि NaI जो है पहले HI प्रोड्यूस करता है, जैसे ये पार्शियल इक्वेशन में दिखाया हुआ है, लेकिन ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कि ये सल्फ्यूरिक एसिड को तो सल्फर डाइऑक्साइड में रिड्यूस कर देता है, और खुद HI जो मिलेगा ऐसे ही वो आयोडीन में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसलिए हमें सल्फ्यूरिक एसिड नहीं यूज़ करना चाहिए, आप फॉस्फोरिक एसिड को यूज़ कर लीजिए। NaBr और NaI को अगर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के साथ हीट करते हैं तो आपको आराम से HBr और HI मिल जाएगा। यानी कि HBr और HI को प्रिपेयर करने के लिए आप HF और HCl वाला मेथड यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड मत यूज़ कीजिए, उसकी जगह पे आप फॉस्फोरिक एसिड यूज़ कर लीजिए। कमर्शियली अगर HBr को प्रिपेयर करना है तो H2Br2 प्लेटिनम की प्रेजेंस में 570 केल्विन पे रिएक्ट करके HBr गैस हमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। और अगर आपने HI प्रोड्यूस करना है कमर्शियली तो आयोडाइड हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके या आयोडाइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हमें हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो प्रोड्यूस करता है। आगे हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड पढ़नी है। फिजिकल स्टेट, हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो लो बॉइलिंग लिक्विड है, और HBr HCl HI जो है वो गैसेस है। इसका मतलब HF तो लिक्विड है ना, बाकी अगर गैसेस हैं तो HF क्यों लिक्विड है? क्योंकि HF में दूसरे HF मॉलिक्यूल के साथ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होती है जब HF मॉलिक्यूल एक दूसरे के कंटैक्ट में आते हैं, और ये जिगजैग स्ट्रक्चर इस तरह का बनाते हैं। तो इस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से HF जो है वो लो बॉइलिंग लिक्विड है, और जो HBr HCl और HI हैं उनमें जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो वो गैसेस होते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सेम जैसे हमने नाइट्रोजन की फैमिली में अमोनिया फॉस्फिन वगैरह में करा था,
और ऑक्सीजन की फैमिली में वाटर हाइड्रोजन सल्फाइड में किया था। यहाँ पे भी HF का बॉइलिंग पॉइंट जो है सबसे हाईएस्ट होगा, और बिकॉज ऑफ द रीज़न कि इसमें बहुत सारी एक्सटेंसिव, जैसे कि यहाँ पे दिखाई हुई है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फिर एकदम से HCl पे जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। उसके बाद फिर ये इंक्रीज़ करना शुरू कर देगा, जैसे कि मैंने आपको ऑक्सीजन फैमिली में भी बताया था। ये बॉइलिंग पॉइंट्स हैं और ये मॉलिक्यूलर साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है। ये HF है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। फिर HCl का सबसे कम है बिकॉज इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। HBr का थोड़ा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि मॉलिक्यूलर साइज़ इंक्रीज़ कर जाता है। जब मॉलिक्यूलर साइज़ इंक्रीज़ करता है तो वॉन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज़ करती हैं, तो जिससे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ करता है। ऐसे ही जब HI पे जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट और भी इंक्रीज़ करेगा क्योंकि मॉलिक्यूलर साइज़ इंक्रीज़ कर गया। अगर मॉलिक्यूलर साइज़ इंक्रीज़ करता जा रहा है तो फिर वॉन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो और भी इंक्रीज़ करेंगी और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ करेंगे। ये सेम टू सेम हमने ऑक्सीजन फैमिली में भी पढ़ा है, ऑनलाइन क्लास में भी, ऑफलाइन क्लास में भी, और सेम टू सेम हमने नाइट्रोजन फैमिली में भी पढ़ा है। ठीक है, वैसे ही है बिल्कुल। डायपोल मोमेंट जो होता है वो चार्ज इनटू डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है। तो चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। फुलरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज़्यादा होती है, क्लोरीन की ब्रोमीन से, ब्रोमीन की आयोडीन से। तो इसका मतलब HF का डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा, फिर HCl का, फिर HBr का, फिर HI का। परसेंटेज आयनिक करेक्टर वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे डिपेंड करता है। तो फुलरीन और हाइड्रोजन के बीच में या फुलरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो डेफिनेटली ये सबसे ज़्यादा आयनिक इन नेचर होगा। फिर HCl का आयनिक करेक्टर कम होगा, HBr का आयनिक करेक्टर और कम होगा, HI तो प्रेडोमिनेटली कोवलेंट होगा। तो ये बताया हुआ है कि HI का आयनिक करेक्टर HBr से कम है, HBr का HCl से कम है, HCl का HF से कम है। बॉन्ड लेंथ की बात करें तो HF की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी क्योंकि हाइड्रोजन भी छोटे साइज़ का है, फ्लोरीन भी छोटे साइज़ का है। HCl की बॉन्ड लेंथ जो है वो बड़ी होगी क्योंकि H तो उतना ही रहेगा, क्लोरीन का साइज़ बड़ा हो जाएगा, तो बॉन्ड लेंथ जो है बड़ी हो जाएगी। आगे Br का साइज़ और बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ और इंक्रीज़ कर जाएगी। आयोडीन का साइज़ और बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ और इंक्रीज़ कर जाएगी। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि HI की बॉन्ड लेंथ जो है 161 पिकोमीटर है, HBr की 141 है, HCl की 127 है, और HF में दोनों ही बहुत छोटे साइज़ के एटम हैं, इनकी बॉन्ड लेंथ सिर्फ 92 पिकोमीटर है अप्रॉक्सीमेटली। बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो बॉन्ड सबसे बड़ा कौन सा है? HI का, है ना? तो इस बॉन्ड को तोड़ना आपको नहीं लगता कि सबसे आसान होगा, तो इसलिए बॉन्ड लेंथ HBr की फिर थोड़ी इंक्रीज़ करती है, तो HBr को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। HCl की बॉन्ड लेंथ जो है और भी डिक्रीज़ करती है, ठीक है? तो HCl के बॉन्ड को ब्रेक करना और भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और HF की बॉन्ड लेंथ जो है बहुत ही कम रह जाती है, तो HF को ब्रेक करना जो है वो सबसे डिफ़िकल्ट होगा। सो शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ, हायर इज़ द बॉन्ड स्ट्रेंथ, और बॉन्ड लेंथ इस ऑर्डर में इंक्रीज़ करती है। बॉन्ड लेंथ वो ऊपर बताई भी हुई है, ठीक है? और इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है, अब HI का बॉन्ड इतना बड़ा है तो इसको ब्रेक करना बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट सबसे ईजियर होगा, सबसे ईजियर होगा। तो इसका मतलब HI की थर्मल स्टेबिलिटी HBr से कम है, HBr की HCl से कम है, HCl की HF से कम है। मतलब ये सारा कुछ बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करता है। एसिडिक स्ट्रेंथ, HF इज़ द वीकेस्ट एसिड, क्योंकि ये इनकी आयनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि कैसे कोई हेलोजन एसिड
H प्लस और X नेगेटिव में ब्रेक करता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जितनी ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी, उतनी ही मुश्किल से ये आयनाइज करेंगे। तो आपको नहीं लगता कि HI की बॉन्ड लेंथ इतनी ज़्यादा थी और इसको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए सबसे कम एनर्जी चाहिए थी। तो HI जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। तो HF इज़ वीकर एसिड देन HCl, वीकर देन HBr, वीकर देन HI, क्योंकि H और I की बॉन्ड लेंथ इतनी ज़्यादा है, इसको ब्रेक करना बहुत ईजियर है। तो H प्लस ईजिली रिलीज़ हो जाएगा, तो HI जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। अगर HI स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा तो ये H प्लस को जल्दी रिलीज़ कर सकता है या हाइड्रोजन को जल्दी रिलीज़ कर सकता है। जो हाइड्रोजन को जितनी जल्दी रिलीज़ करेगा उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसलिए रिड्यूसिंग पावर भी सेम ऑर्डर में होगी। HF की रिड्यूसिंग पावर HCl से कम, HCl की HBr से कम, HBr की HI से कम। यानी HI जो है सबसे जल्दी हाइड्रोजन को रिलीज़ कर सकता है। क्रोजिव नेचर आज के लेक्चर में लास्ट चीज़ जो है मैं पढ़ना चाहता हूँ। जितने भी हैलोजन एसिड होते हैं, पर्टिकुलरली HF जो है, ये क्रोजिव होते हैं और बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है जब हम इनके साथ काम करते हैं। HF जो है ग्लास को भी अटैक करता है और ग्लास के ऊपर तरह तरह के डिज़ाइन एचिंग करने के लिए या ग्लास शेल की मैन्युफैक्चरिंग या टेलीविज़न ट्यूब को उस सांचे में माउंट करने के लिए HF जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है बच्चे, तो आई एम वेरी श्योर कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो हम अवेलेबल हैं आपके लिए। 6:30 के बाद आप मुझे कॉल कर सकते हैं एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू आर फ्री टू डिस्कस विद मी। ओके, विद दिस वी कॉल इट अ डे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। हाँ हाँ हाँ, एक चीज़ वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू। पेज 1 पे ना क्रायोलाइट का जो फॉर्मूला है Na3AlF6 रीड करना है। Na3AlF6 यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है NaAlF6। इस क्रायोलाइट का फॉर्मूला Na, ये मैंने नीचे लिख दिया है, Na3AlF6 है। तो ये थी पूरे लेक्चर की एक गलती जिसको मैंने रेक्टिफाई कर दिया। थैंक यू, वी कॉल इट अ डे, लव यू ऑल बच्चा, हैव अ ग्रेट डे।